ठीक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बट आज की डेट से जो मैं करा रहा हूँ इसका बैकअप नहीं होगा। इसके बाद हम कोई नए बच्चे का एडमिशन भी नहीं करने वाले फ्रॉम टुमारो, राइट? तो ध्यान से पढ़ना जो है। फाइनल अकाउंट्स 11th में पढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा है उससे 11th से, बट स्टार्टिंग वही 11th वाले बेसिक से ही करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में आपने 3 चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, इतना ही पढ़ा है 11th में। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न या ट्रेडिंग बिजनेस। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सुना है? क्या फर्क है दोनों में? ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है बताइए? ट्रेडिंग में सिर्फ हम डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग, खरीदा बेचा, बनाते नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में एक फैक्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल खरीदती है और उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है? तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो आपके 11th के सिलेबस में ये था जिसमें आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहां पर ये 3 तो बनेंगे, एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो 11th के सिलेबस में नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छी बात ये है कि सीए में आपके इसके 2 चैप्टर बना रखते हैं। पहला इसका अलग टॉपिक है, चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सिखाया जाएगा। ये तो बनता ही बनता है, सब में बनता है, ठीक है ना? बट इससे भी पहले, ट्रेडिंग से भी पहले मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, तो ये हम बाद में करेंगे। पहले हम इसी को उठाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट को। अब इसकी कराने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि पहले मैंने ट्रेडिंग आपको डिटेल में कराऊं, फिर प्रॉफिट को डिटेल में कराऊंगा, फिर बैलेंस शीट जैसे 11th में था, बट मैं थोड़ा सा अलग वे में करा रहा हूं। पहले मैं आपको तीनों इकट्ठे करा रहा हूं, बहुत सिंपल छोटे क्वेश्चन से, ठीक है ना? तीनों इकट्ठे 3-4 क्वेश्चन छोटे-छोटे करेंगे, उसके बाद मैं डिटेल में कराऊंगा एक-एक उठा के, फिर ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट, देन बैलेंस शीट, ठीक है? तीनों इकट्ठे कराने से क्या फायदा होगा? आपको एक आदत हो जाएगी, आप बैलेंस शीट टैली हो जाती है, नहीं तो बैलेंस शीट टैली करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? चलो, ट्रायल बैलेंस में कितने आइटम होते हैं ये बताओ। आपको ट्रायल बैलेंस हमेशा गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें होती है बताओ? एसेट होता है, नहीं आइटम्स बताना, वो फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है? एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक एसेट्स होता है। इसमें एसेट्स के अलावा क्या होता है? लायबिलिटी होती है, ठीक है? और क्या होता है इसमें? कैपिटल होती है। और क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, अभी मैं हेडिंग बता रहा हूं। एक रेवेन्यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक बोला मुस्कान ने, इनकम मत बोलो, इनकम तो प्रॉफिट को बोलते हैं, तो रेवेन्यू होते हैं। और एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ठीक है? चलो, इसमें मैं जो है एक्सपेंस के 2 पार्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सुना आपने? रेवेन्यू के 2 पार्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और ये ट्रायल बैलेंस, कुछ भी जब एग्जांपल लेते हैं, एसेट्स मान लो 50 का है, ये रुपीज इन 1000 मान लेते हैं, 50,000 का है, लायबिलिटी 10 की है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले जो हैं 15 के हैं, इनडायरेक्ट वाले जो हैं 20 के हैं, 35। रेवेन्यू जो आपका है इसको 10 का मान लेते हैं, रेवेन्यू आपका है 30 का, एंड ये आपका 50 का, और ये आपका 10 का रेवेन्यू हो गया। टोटल करना, कैपिटल भी मान लेते हैं 60, टोटल कितना आ रहा है? 130 में से माइनस कर रहे हैं सर, 80 माइनस 50, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का आ रहा है। एसेट्स को शो कर देते हैं। टैली हो गया ट्रायल बैलेंस, ठीक है? टैली हो गया। अब ये आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वही जो आप 11th में करते थे। इससे छोटा क्वेश्चन आई थिंक 11th में भी नहीं किया होगा। कितना छोटा सा मैंने बना दिया ट्रायल बैलेंस, बच्चा सा। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लायबिलिटी बहुत सारी होती है। फॉर एग्जांपल बताओ, लायबिलिटी के नाम बताओ। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बहुत सारे होते हैं। कैपिटल तो एक ही होती है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले कौन से होते हैं, डायरेक्ट वाले कौन से होते हैं? एग्जांपल बताओ पहले। वेजेस,
वेजेस डायरेक्ट है और सैलरी इनडायरेक्ट है। रेंट इनडायरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट है। फ्रेट इनवर्ड्स डायरेक्ट है। कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट है। सब रटा हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अगर वो नहीं बना रहे तो उसको भूल जाओ। खाली ट्रेडिंग के लिए अगर मिल दिया वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, चलो इसको करते हैं डिटेल में। पहले तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। 11th में एक फॉर्मेट याद करते थे, ट्रेडिंग का फॉर्मेट था, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसमें सब कुछ दिया होता था। डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड में, ध्यान दो परवेशी का, गौरव ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक, लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, देन कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग, अनलोडिंग, सेल्स, ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्जेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस थे। इतना सा फॉर्मेट था 11th की बुक में। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का कितना बड़ा फॉर्मेट था, इतना बड़ा, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिंग को याद कर लेते हैं अच्छे से रट्टा लगा लेते हैं ट्रेडिंग फॉर्मेट में, और जो ट्रेडिंग में नहीं आता वो पीनो में, मतलब प्रॉफिट को नहीं याद करते, ट्रेडिंग को रट्टा लगा लेते हैं। तो रट्टा नहीं लगा, मैंने इसलिए आपको नोट्स में फॉर्मेट दिया ही नहीं, ना ट्रेडिंग का, ना पीनल का, ना बैलेंस शीट का। उसको समझना है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। वैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ और बेसिक वाली क्लासेस के अंदर तो रिपीट होते रहते हैं कंसेप्ट्स। जो मेरी फर्स्ट क्लास में आए थे थ्योरी बताई थी, वहां भी आया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस, ठीक है ना। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी आया था। तो चीजें रिपीट होती रहती है, दोबारा समझ लो। आपने मुंबई से गुड्स खरीदे, गुड्स लिए मुंबई से, कुछ पैसे तो सप्लायर को दिए होंगे, मान लो 40,000। अब मुंबई से रिवाड़ी लाने में कितना खर्चा हो गया, पहले लोडिंग का हुआ होगा, लोड किया सामान, फिर रास्ते में कैरियज एक नाम और भी है, फ्रेट, भाड़ा, हिंदी मतलब भाड़ा, रास्ते में लाने का, ट्रक जैसे भी आए, क्लियरिंग चार्जेस, अपने स्टेट में आता है क्लियर कराना पड़ता है, सिटी में आता है तो क्लियर कराना पड़ता है। क्लियरिंग चार्जेस शहर का, स्टेट का चुंगी होती है, हर जगह स्टेट वाइज क्लियर कराना पड़ता है, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, ठीक है ना, स्टेट का, सिटी का। क्लियरिंग चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, ये पोर्ट चार्जेस क्या होता है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, तो जो पोर्ट होते हैं वहां पे क्लियर कराना पड़ता है, पोर्ट चार्ज देने पड़ते हैं, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे हो गए। रेवाड़ी आने के बाद आपके गोडाउन में आएगा, अनलोडिंग होगा, अनलोडिंग का खर्चा आपके गोडाउन में आ गया। गोडाउन में आने के बाद और भी खर्चे होते हैं। कौन से खर्चे होते हैं, ये आपका बहुत बड़ा गोडाउन है, गोडाउन के अंदर खर्चे होते हैं। गोडाउन का रेंट, वेयर हाउस भी कहते हैं गोडाउन को। अब ऐसा तो है नहीं कि रेवाड़ी आते ही कस्टमर बाहर बैठे वेट कर रहे हैं आपकी शॉप के पास, बस माल आने वाले आते ही ले जाएंगे, है ना। पहले उसको रखना पड़ेगा। गोडाउन का रेंट, गोडाउन की इलेक्ट्रिसिटी, गोडाउन कीपर की सैलरी, जो गोडाउन का कीपर है, सब जो देखने वाला है उसकी सैलरी, और भी जो खर्चे हो सकते हैं गोडाउन के सेक्टर लगाने से, ये सारे गोडाउन के खर्चे हैं। उसके बाद भी अभी नहीं बिकेगा, और भी खर्चे करने पड़ेंगे। सेलिंग वाले खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक कैरियज, हाँ एडवर्टीजमेंट तो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया एडवर्टीजमेंट। ऐसे नहीं बिकता, कस्टमर को बताना पड़ेगा ना हमारे पास एक प्रोडक्ट है। काफी जगह आपने देखा बोर्ड लगे हुए हैं दुकानदारों के, आप कहीं भी जाते हो, आप फर्स्ट शॉप पे भी देखो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सैनिटरी वगैरह, पाइप्स, तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, बड़े बड़े बोर्ड बनाने पड़ते हैं, बैनर्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कस्टमर को डिस्काउंट्स लगा ऑफर्स करने पड़ते हैं। फ्री होम डिलीवरी सुना है, फ्री होम डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड्स, कैरियज आउटवर्ड्स, ये भी खर्चा है। कैरियज इनवर्ड से आते खरीदते हुए परचेज करते हुए जो भाड़ा लगा, किराया लगा, कैरियज इनवर्ड्स। बट अगर आप सेव करते हुए कस्टमर के घर पे दे रहे हो और फ्री होम डिलीवरी दे रहे हो, उससे पैसे नहीं ले रहे, तो खर्चा क्या होगा, कैरियज आउटवर्ड्स या फ्रेट आउटवर्ड्स। कैरियज फ्रेट एक ही चीज होती है, बस नाम दो, ठीक है, मतलब एक ही है। और कोई खर्चा सेलिंग में, बैड डेट्स सुना है,
बेड रेट्स, और एक और मेन खर्चा डिलीवरी वैन एक्सपेंस। डिलीवरी वैन एक्सपेंस अमेज़न पे ले लो, अमेज़न का आपके घर तक पार्सल आता है, कुरियर आता है, तो कितने खर्चे करते हैं वो? एडवर्टीजमेंट भी करता है अमेज़न, कैरिज आउटवर्ड्स, डिलीवरी वैन वगैरह खर्चे, उसका पेट्रोल, जो डिलीवर कर रहा है बंदा उसकी सैलरी, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, है ना, कितने सारे खर्चे हो जाते हैं। बेड रेट्स पैसे भी डूब जाते हैं, जो उधार अगर आप अपने क्रेडिट पे सेल किया कस्टमर को तो कुछ पैसा डूब भी जाएगा। ये सारे सैलरी खर्चे हैं। इसके अलावा बिजनेस में और कौन से खर्चे होते हैं? ये मैंने बहुत सारे खर्चे ले लिए। आपका बिजनेस चल रहा है बढ़िया, आप मुंबई से सामान खरीदते हो और रेवाड़ी में आके सेल करते हो, इसके अलावा कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, या इतने में बिजनेस चल जाएगा? इसके अलावा एक ऑफिस भी होगा, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस। बिना ऑफिस के थोड़ी आप ये देखो ना, आप खाली गोडाउन में बैठ के थोड़ी काम करते हो। गोडाउन तो एक गोदाम होता है, गोदाम में बैठ के थोड़ी काम करोगे, एक अलग से ऑफिस होगा। ऑफिस का भी इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस में स्टाफ होगा उसकी सैलरी, ऑफिस में कंप्यूटर्स वगैरह उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारे खर्चे, ऑफिस का रेंट, स्टेशनरी, एसेट्रा, जो इन सबको मैनेज करेगा। तो ऑफिस में जो मैनेजमेंट बैठी होती है, हाई लेवल, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ा है ना, हाई लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट पढ़ा है ना, तो ऑफिस में सारी मैनेजमेंट होती है, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो इन सबको मैनेज करती है, खरीदेंगे, लेकर आने में ध्यान रखेंगे, गोडाउन में ध्यान रखेंगे, मतलब सबको मैनेज करेंगे। तो इतने सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में। गुड्स आपने खरीदा, लोड कराया ट्रक में, रास्ते में कैरेज वगैरह लगा, क्लियरिंग चार्जेस लगा, पोर्ट चार्जेस अगर आपने कस्टम से मतलब बाहर से मंगवाया। एक और खर्चा भी मैं ऐड कर रहा हूं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ये क्यों कराते हैं? रास्ते में खराब ना हो जाए, नहीं खराब क्या हो, एक्सीडेंट, पेरिशेबल गुड्स का इंश्योरेंस नहीं होता, नहीं होता, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता, एबनॉर्मल का होता है। एक्सीडेंट के लिए बेसिकली है, एक्सीडेंट से बचाने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस, एरोप्लेन कितना बड़ा रिस्क है, अगर कोई सामान आपका प्लेन से आ रहा है ना, तो वहां पे रिस्क है, ट्रक से भी आ रहा है और पता लगे ट्रक जो है वो झारखंड से आ रहा है ना, कुछ लोग आते हैं घोड़े पे, सारा सामान लूट के चले जाते हैं। अभी तक वो शोले मूवी देखी आपने? अभी तक वहां पे वही चल रहा है, जो नक्सलाइट एरियाज हैं, अभी तक वो घोड़े पे आके लूट ले जाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं छुप के, राइट। तो ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते में इंश्योरेंस कराया आपने गुड्स का, सामान का, सेफ्टी के लिए। रेवाड़ी आ गया यहाँ भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। गोडाउन में देखो मैंने सेक्टर लगा दिया, मैं हमेशा सेक्टर वर्ड यूज करता हूँ, रटना नहीं है, समझना है। यहाँ भी सेक्टर, कोई और नाम से भी खर्चा हो सकता है, लाइक सेस, ऑक्ट्रॉय, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ भी सेक्टर, यहाँ भी सेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस। गोडाउन में इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? हाँ, आग से बचाने के लिए, है ना। आपका काम बढ़िया चल रहा है तो सबसे ज्यादा जलन किसको होती है? पड़ोसी को। पता लगे रात का सोने गए और बीड़ी फेंक के चला गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है उसका, आग से बचाने के लिए, नहीं, एसेट्रा। और भी खर्चे हो सकते हैं। ऑफिस में भी, ऑफिस के अंदर भी इंश्योरेंस हो सकता है। ऑफिस में किस चीज का इंश्योरेंस हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को, फर्नीचर। अच्छा, गोडाउन में जो इंश्योरेंस कराया अभी आपने सही बताया, फायर का, साथ में चोरी का भी हो सकता है, थेफ्ट का, चोरी भी हो सकता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर इंश्योरेंस कराते हैं बेसिकली हम, किसका? फायर का। ऑफिस के सामान तो क्या चोरी होंगे, वो तो पुराने यूज होते रहते हैं, बट ऑफिस में जो फर्नीचर है वगैरह सब है, आग का, फायर का तो करा सकते हो ना, ठीक है। गुड्स चोरी हो सकता है तो गुड्स का थेफ्ट का भी करा सकते हैं। तो कितने सारे खर्चे हो गए और सबके आगे मैंने एक्सेट्रा लगा दिया। रटना नहीं है, ये सारे खर्चे, इनमें से काफी खर्चे डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। कहां तक के खर्चे आप डायरेक्ट मानोगे बताओ? यहां से खर्चे होने स्टार्ट हुए, ये 40,000 रुपए आपने दिए हैं सप्लायर को, रास्ते में ये जो खर्चे लगे ये सारे के सारे अजीव कर लो 10,000 रुपए लग गए आपके, ये सारा लाने का। अनलोडिंग वगैरह के लग गए आपके 2,000 रुपए, ठीक है। गोडाउन के खर्चे सारे मिला के लग गए आपके 6,000 रुपए, सेलिंग के लग गए 4,000 रुपए, और ऑफिस से सारा मेंटेन करने के सारे खर्चे लग गए आपके मान लो 5,000 रुपए। बहुत सारे खर्चे,
तो कहां तक आप डायरेक्ट मानोगे और कहां तक इनडायरेक्ट मानोगे? अनलोडिंग तक। सर सोचो। गोडाउन तक डायरेक्ट मानेंगे, बाकी यहाँ तक? हाँ। ओके, यानी आपकी सबसे 40, 10, 2 और 6 ये डायरेक्ट है। आप बताओ, गोडाउन आपने बताया यहाँ तक 2000 तक, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ जी, आप बताओ गोडाउन तक यहाँ तक या इधर अनलोडिंग 2000 तक। आप बताओ शिवानी। गोडाउन 6000 गोडाउन तक यहाँ तक। कोई नीचे भी जाओ, ये इनडायरेक्ट है पक्का, हाँ। और ये वाले इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है। चलो मैं आपको सही बताता हूँ, यहाँ वाला आंसर सही है। इससे ऊपर ऊपर जो खर्चे होते हैं डायरेक्ट होते हैं, और इसके नीचे जो खर्चे होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। एक बार गुड्स आपके गोडाउन में उतर गया, सामान उतर गया, तो उसके बाद वाले सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। नाम रटना नहीं है आपको, सिर्फ खर्चों के नाम से ये देखना है कि ये खर्चा रास्ते में हुआ होगा या गोडाउन में आने के बाद हुआ है। गोडाउन में अनलोडिंग तक लेबर ने ट्रक से आया, उतारा, उतारने के पैसे भी लगते हैं, चढ़ाने के भी लगते हैं, लेबर लेता है ना। अनाज मंडी में तो आप देखते रहते हो, लेबर लगे रहते हैं माल चढ़ाने उतारने में। कितने रुपए? कितने में बोला? 2 रुपए नहीं है, वो पुराना जमाना हो गया। आजकल बहुत पैसे, आजकल 10 रुपए 15 रुपए लेते हैं। वो रामायण के टाइम में होता हाँ नहीं, 10 साल पहले वाला रेट सही बता रहा है, बट आजकल 2 रुपए की वैल्यू नहीं है। जब मैंने उठाया था तब 2 रुपए थे सर। आजकल 2 रुपए की वैल्यू नहीं है, आजकल 10 रुपए 15 रुपए का रेट चल रहा है चढ़ाने उतारने का। ठीक है, तुम कहीं जानो ट्रक में तो बता देना चढ़वाने के। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ तक, उतारने तक। उसके बाद गोडाउन में रखने का खर्चा, बेचने का खर्चा, और सारा ये बिजनेस को मैनेज करने का खर्चा जो ऑफिस से किया जाता है, ये सब के सब क्या है? इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं रखना। तो गुड्स को परचेज, ये जो 40,000 दिए इसको क्या बोलते हैं? परचेज। और ये सारे खर्चे लोडिंग, कैरेज, फ्रेट, क्लियरिंग, ये सब के सब कहां पे आते हैं? ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। ये सब के सब डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ना बुक में जाके। डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंसेस which are incurred in bringing the inventory to its present location and condition। लिख लो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये भी बना लो इसको, जैसे मैंने बनाया, ये पिक्चर ले लो, ठीक है ना, फोटो ले लो या इसको ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने, याद रहेगा आपको हमेशा। Direct expenses are expenses incurred in bringing the inventories to its present location and condition। Indirect expenses are selling and distribution expenses। Selling and distribution expenses। सर वो क्या लिखा है फ्रेट के साइड में? फ्रेट के साइड में कैरिज, इस साइड क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग। हाँ, क्लियरिंग थोड़ी फैंसी हेडिंग है। ये कैसे कई सालों से एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। Also called operating expenses or trading expenses। सर हाँ जी, ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने भी यहाँ पे लिखी है। ये 2 weeks के बाद प्रेजेंट लिखा हुआ है। हाँ, पे? थर्ड लाइन। यहाँ पे इसके नीचे सर थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आइए।
सर फैंसी राइटिंग ठीक थी। ठीक है। राइटिंग अब मेरी ऐसी हो गई है डॉक्टर्स की होती है ना, सिर्फ केमिस्ट्री समझ सकता है। डॉक्टर की भी समझ आ जाती है सर। डॉक्टर भी नहीं दिखते आजकल। देखते हैं ये नोट कर लो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट डेफिनेशन पूरे चैप्टर में काम आएगा। और ये जो मैंने बनाया डायग्राम नोट कर लो, चाहे पिक्चर दे लो। ठीक है, फॉर्मेट की जरूरत तो नहीं है। देखो वैन है, डिलीवर वैन अब फॉर्मेट तो नहीं चाहिए, समझ में आ गया। वो डिलीवर वैन एक्सपेंस है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ये वाई है। आप पीछे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चेहरा आगे के साथ लगा लो। 4 बच्चे बैठे हैं ना, तो शायद थोड़ा सा साइड हो जाओ। पहले वाली नहीं, ये ठीक, पीछे वाली इकट्ठे बैठ सकते हैं। यहाँ पे रास्ता जाने का रास्ता बच जाता है। पीछे तो 5 चेयर पे लगा सकते हो। इसको समझा दो कि कितने स्टूडेंट प्रोग्राम लग जाए। ऐसा कंप्लीट करते ही रहो। जो एक दिन आपके एक हफ्ता तक ना, अब गौरव कई दिन ना बोले। मैं पहले दिन आया तो मेरे को सब डरा गौरव। रहे थे सर, इसमें भी 1000 रुपये मांगे थे पहले। मेरे को कहते साथ में कहते 1000 रफ कर दो, हो गया। अच्छा बच्चों, अभी ये क्वेश्चन नोट नहीं करना किसी बच्चे ने, मैं रफली करा रहा हूँ। रफली करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये रफ क्वेश्चन है। रफली आंसर दूंगा मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर प्रॉपर फॉर्मेट से, ठीक है। अभी मैं रफली बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में आप बहुत बड़े ट्रायल बैलेंस आपने देखे होंगे, कई सारे एसेट्स, बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे रेवेन्यूज। मैंने उनका ग्रुप बना दिया, मतलब ग्रुप तो यही होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने भी खर्चे हो, आय के रेशियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कितने भी रेवेन्यूज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितने भी एसेट्स में ग्रुप तो एसेट ही है, और कितनी भी लायबिलिटी ग्रुप लायबिलिटी है, तो 7 ग्रुप के अंदर ही आएंगे, ठीक है ना, इनके अंदर। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट्स में आएगी। एसेट कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। लायबिलिटी बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट वाले P&L में। रेवेन्यू डायरेक्ट वाला ट्रेडिंग में। डायरेक्ट रेवेन्यू एक ही होता है सेल। डायरेक्ट रेवेन्यू जो हम डेली बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स। और इनडायरेक्ट रेवेन्यू प्रॉफिट्स में। और कौन सी छोटी मोटी इनकम आ रही है, लाइक इंटरेस्ट इनकम आ रही है, आपने कहीं पैसे लोन दे दिया, बैंक में जमा कराए, कमीशन इनकम आ रही है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्रेडिटर से,
तो इनडायरेक्ट इनकम, छोटी मोटी इनकम जो आती रहती है, दैट इज योर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। डायरेक्ट रेवेन्यू जो आप डेली आप गुड्स को सेल परचेज कर रहे हो, ये आपके डायरेक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है और ये टैली हो जाता है। अभी लिखना मत, सामने देखो बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ एसेट्स 100 रुपए की, लाइबिलिटी 10 की, ये रुपीज इन थाउजेंड से सारी की सारी रुपीज इन थाउजेंड्स, कैपिटल 60 की, 60 मैं अंदर लिख रहा हूं, उसमें प्रॉफिट प्लस करते हैं, कैपिटल 60। एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले यहां पे आएंगे, एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले 10 के, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट वाले यहां पे आएंगे 20 के, रेवेन्यू डायरेक्ट वाला 50 और रेवेन्यू इनडायरेक्ट वाला यहां पे आएगा 10। बस हो गया। अब ट्रेडिंग से रेवेन्यू है डायरेक्ट वाला, जिसका एग्जांपल कोई सेल ही होता है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ओपनिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। मैं मान रहा हूं पहला फर्स्ट ईयर बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक 0, और अगर सारा सामान बिक गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। फर्स्ट ईयर है, ओपनिंग स्टॉक 0 और सारा का सारा सामान सेल कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी 0, ठीक है। तो अभी सिंपल लेके चलते हैं। ट्रेडिंग से क्या निकल कर आता है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 40, जीपी यहां पे जाता है, प्रॉफिट में सबसे ऊपर दिखाते हैं जीपी 40, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, एनपी कितने का आ रहा है 30। अब इन दोनों प्रॉफिट में क्या फर्क है, जीपी और एनपी में क्या फर्क है। आपने सामान खरीदने, गुड्स को खरीदने बेचने से जो प्रॉफिट कमाया, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, और जब बिजनेस के सारे खर्चे माइनस कर देते हो, दैट इज नेट प्रॉफिट। एक सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं मैं। मान लो मैंने कोई चीज 10,000 की खरीदी, 10,000 की, और उसको सेल कर दिया 15,000 में, कितना कमाया मैंने 5,000। ये जीपी एनपी है, जीपी है। अब उसमें से मैं माइनस कर दूं, अभी मैंने सिर्फ 15 से 10 माइनस किया, सेल परचेज से जो कमाया 5, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं उससे माइनस कर दूं रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, टेलीफोन, तो क्या निकल कर आएगा, एनपी, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। वो कई बार लॉस भी हो जाता है कई बार। चलिए, तो एनपी यहाँ पे जा कैपिटल में प्लस कर देते हैं। यहाँ इसका जो फॉर्मेट है, कैपिटल में प्लस हो जाएगा 30, तो कितना आएगा 90, 90 और 10 कितना हो गया 100, देखो टैली हो गया। अब 12th में 11th में सबसे बड़ी समस्या बच्चों की बैलेंस शीट टैली नहीं करती है ना। 12th के बारे में मैं कुछ बताया था, 3 बच्चे जो पेपर देके निकले, एक बच्चा बोलता है यार मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं करी, दूसरा भी कहता है यार मेरी भी नहीं करी, तीसरा कहता है यार क्वेश्चन ही खराब था, क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। तो बहुत बदनाम है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग का आंसर सबका आ जाता है, जीपी सबका आ जाता है, प्रॉफिट लॉस बहुत कम बच्चों का सही से नेट प्रॉफिट आता है, और बैलेंस शीट तो रेयर किसी बच्चे की टैली होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, डबल एंट्री सही नहीं करते पहले तो, पहला रीजन। अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी मैंने, आगे चल के एडजस्टमेंट आएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक जगह डाल देते हैं, दूसरी जगह भूल जाते हैं, तो डबल एंट्री सही नहीं करते, वो रीजन है। दूसरा रीजन, आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बैलेंस शीट टैली 100% होगी, मैथमेटिकल है टैली होना उसका। पहले तो ये चीज समझो कि बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, और ये पॉसिबल ही नहीं क्यों टैली ना हो, ये चीज सीखो यहां से। देखो एक बार, ये ट्रायल बैलेंस आपका टैली है ना, टैली पूरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और आप यहां पे कर क्या रहे हो, बैलेंस शीट में ट्रेडिंग में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, प्रॉफिट लॉस में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड थोड़ा उल्टा होता है और ये क्रेडिट होती है, उल्टा होता है बैलेंस शीट में। बाकी सब में लेफ्ट वाला डेबिट, राइट वाला क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट में राइट वाला डेबिट होता है और लेफ्ट लिखते नहीं है कभी, बैलेंस शीट में फॉर्मेट में लिखते नहीं है, बट राइट वाला डेबिट साइड होता है, लेफ्ट वाला क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सब वहीं जा रहा है, एसेट डेबिट साइड है, वो डेबिट साइड में जा रहा है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड है, वो क्रेडिट साइड में जा रहा है, कैपिटल क्रेडिट है, वो क्रेडिट साइड में जा रहा है, एक्सपेंसेस डेबिट है, देखो दोनों एक्सपेंस डेबिट साइड में जा रहे हैं, और रेवेन्यू क्रेडिट है, दोनों रेवेन्यू क्रेडिट साइड में जा रहे हैं। तो बस आपने करा क्या, आपने यही तो करा है कि बैलेंस शीट को बस डिवाइड कर दिया 3 अकाउंट्स में, ट्रायल बैलेंस को बस डिवाइड कर दिया 3 अकाउंट में, सबका सेम साइड है, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, और इसको छोटा करके समझाता हूं मैं। बैलेंस शीट में 3 आइटम तो सीधे सीधे जा रहे हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, जैसे है इस ट्रायल बैलेंस में, और ये जो चीजें हैं ये नेट होके जा रही है, इसका बना दिया हमने नेट प्रॉफिट, 50 और 10 60 और 20 30, 60 माइनस 30 30, देखो 30 का प्रॉफिट आ गया।
तो आप उसको जो है क्रेडिट साइड में लिखो 60, आप बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, बैलेंस शीट में यहाँ लिखो 60 जो ये रेवेन्यू है, और डेबिट साइड में लिखो 30, उसकी जगह इन दोनों का नेट क्या निकल कर आएगा 30, वो हमने यहाँ डाल दिया। बाकी तीन चीजें तो जा ही नहीं है, एसेट सीधा जा रहा है, लायबिलिटी सीधा जा रहा है, कैपिटल सीधा जा रहा है, और जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज है उसका बस एक नेट प्रॉफिट नेट करके जा रहा है, जा तो है। तो पहले तो ये 100% श्योर हो जाओ कि बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस टैली है। आपको पता है जब मैं फाउंडेशन कर रहा था तो जो है क्लास के अंदर कोचिंग उस टाइम ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, बट मैंने स्टिल एक आध कोई डीएवी स्कूल में पढ़ाते थे ऐसे स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, और वहां भी मैंने हर टीचर का, दिल्ली में जितने भी टीचर है ना, मैंने हर टीचर की 1-2 क्लास ली हुई है, जितने भी टीचर्स हैं दिल्ली के अंदर, बट उसके बाद ज्यादा नहीं ली, क्योंकि डाउट्स वगैरह सॉल्व नहीं होते हो पाते थे, तो फिर मैं क्लास छोड़ देता था, राइट। तो पूरी क्लास में टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट्स, और एक बच्चे की बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, तो सर ने बोला यार रवि से जाके पूछ लो, कर देगा टैली। सर को भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ बंदा सही है, पढ़ने वाला है, और मैंने देखा यार बैलेंस शीट मेरे से भी नहीं हुई टैली, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन था एनपीओ का, इतना बड़ा, मतलब इतना आप यकीन नहीं करोगे, पूरा पेज भरा हुआ था बुक का, और नहीं हुई टैली। अब मैं भी परेशान, बट मुझे एक कॉन्फिडेंस था, मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग था हमेशा, 12th में 97 मार्क्स आए थे, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया ये जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है यार, टैली नहीं हो रहा। मैं घर गया, क्वेश्चन की उस बच्चे के बुक घर पे लेके गया, और क्वेश्चन के अंदर ही मिसप्रिंटिंग थी। फिर मैंने जाके टीचर को बताया, बच्चे को बताया, सर ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको ये चीज पता हो, बेसिक चीज, फॉर्मेट रट के क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। अभी छोटी छोटी क्वेश्चन है जो करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। देखो 1 सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा 2, फिर उससे थोड़ा बड़ा 3, उससे थोड़ा और फिर अलग से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है, फिर सेपरेट ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आगे प्रॉफिट्स वगैरह। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे फुल फ्लेज आपको ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनाने हैं बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिटेल में करेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट्स, फिर डिटेल में भी एडजस्टमेंट्स वगैरह सीखेंगे, वो बात की बात है। पहला क्वेश्चन प्रीपेड ट्रेडिंग, इसमें भी 2-2 क्वेश्चन है, एक के अंदर 2 क्वेश्चन है। प्रीपेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड बैलेंस शीट ऑन मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: परचेज एंड सेल, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैश एंड कैपिटल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड फर्नीचर। परचेज एंड सेल कहां पे जाएगा? परचेज एंड सेल कहां जाएगा? ट्रेडिंग। सैलरी, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी रेंट पीनल में, इलेक्ट्रिसिटी पीनल में, कैश एंड कैपिटल बैलेंस शीट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फर्नीचर बैलेंस शीट। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, फ्री के नंबर है ना, कर दो इसको। अब फॉर्मेट सीख लो अच्छे से, सॉल्यूशन लिखो। क्वेश्चन तो मुझे पता है आंसर आप 5 मिनट में निकाल दोगे, बट इसका फॉर्मेट अच्छे से सीख लो जहां नंबर कटते हैं आपके। ट्रेडिंग काउंट ऑफ, नाम नहीं दे रखा, डैश कर दो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, रुपीज इन 1000 है तो हम लिखेंगे रुपीज इन 1000। क्वेश्चन में 1000 में दिया हुआ तो खोलना नहीं है उसको, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ 1000 तो आपको 0 ऐड नहीं करनी है, आप इस आंसर भी 1000 में कर दीजिए। जैसा क्वेश्चन है वैसे ही। कई बार क्वेश्चन करोड़ में दिया होता है तो आप क्या 7 जीरो लगा दोगे, और लगा भी दोगे तो उसमें कई बार गलती हो जाती है, 1 जीरो कम हुआ सारा क्वेश्चन गलत। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही करना है। यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं है, परचेज से स्टार्ट है सीधा। परचेज 80, सेल्स 120, सीधा जीपी आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, पूरा इतना जीपी। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर ये चलता है, बीएफ चल जाएगा 120। ये 2 बाई कंपल्सरी नहीं है लिखना, आप बिना 2 बाई के भी कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट 40,
सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी 15, रेंट 10, इलेक्ट्रिसिटी 5, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ये ऐसे सीधे हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपने अलग से नहीं बनाया? क्या चीज? अच्छा, वो आपकी मर्जी होती है। आप इसके दो पार्ट करोगे। यहाँ पे आपने दो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट मैंने इकट्ठा कर दिया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, टाइम इससे टाइम सेव हो जाता है। सर यहाँ मुस्कान घबरा गई। इस जस्ट टाइम सेव के लिए होता है। पेपर में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 100% अलाउ होगा। आपकी बुक में काफी सारे सॉल्यूशन आपको ऐसे मिलेंगे जैसे मैंने किया। तो दो बना सकते हो अलग-अलग, ट्रेडिंग अलग, फिर बंद करके प्रॉफिट्स अलग, बट यहाँ टाइम बचा है तो इकट्ठा ही कर दो। सीधे यहाँ से ऐसे तो कर देते से 11 दोनों ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। क्यों? हेलो हाँ जी हाँ जी बताइए। बेटा मेरी क्लास में थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ आपको? ओके थैंक यू। सब एक पूछ लो। सर टू और बाय के लगता है इसमें। ऑप्शनल है, लगाओगे तो मैं कहती थी ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। पूरे अकाउंट में इसी से पूरे अकाउंट में ऑप्शनल है। फिर सर वो पहले वाले बैलेंस में बाय के चक्कर में टू बाय की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा टू बाय? अकाउंट करंट में तो जरूरी हो जाता है। अकाउंट करंट में तो वो ये सभी की देखो अकाउंट करंट में तो जो वाला फॉर्मेट स्पेशली थर्ड वाले मेथड में हाँ जो टी शेप वाले बनाते हैं उसमें तो क्लियर है, उसमें छोड़ सकते हो। बट जो थर्ड वाला मेथड है जो एक ही कॉलम है पार्टिकुलर्स का, वहां तो कंपल्सरी है। सर हमें से कंफ्यूज रहता हूं लेफ्ट में टू लिखना है, राइट में बाय लिखना है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर मिक्स अप कर देते नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? हैं 10,000 ठीक है। 10,000 नेट प्रॉफिट है, टोटल 40। बैलेंस शीट देखो, ये मैंने लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट ऑफ करके डैश कर दो। अभी अगर नाम दिया होता है तो नाम की बहुत वैल्यू। अगर लिखा है यहाँ राम तो आपको ट्रेडिंग एंड अकाउंट ऑफ राम इन द बुक्स ऑफ राम, या तो ऊपर ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ राम तो भी चलेगा। या यहाँ पे अगर यहाँ नहीं करते तो शुरू में इन द बुक्स ऑफ डैश नाम दे रखा ऊपर लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम नाम ही नहीं लिखते। क्वेश्चन में इतना बड़ा नाम दे रखा था XYZ कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, कुछ नहीं लिखते, सीधा ट्रेडिंग रफली काम नहीं करना। हर चीज के नंबर है, इसके 0.25 नंबर कट जाएंगे नाम नहीं लिखोगे तो। आपको कोई बुलाए नाम से कि भाई इधर आइए रोहित वगैरह जो भी नाम है नंदरी, और कोई बोले वही इधर आइए तो फर्क पड़ता है ना। तो नाम की वैल्यू है। ऐसी बैलेंस शीट में भी नाम लिखना है। बैलेंस शीट ऑफ डैश एज ऑन 31 मार्च 2021। फर्नीचर सबसे ऊपर आएगा क्योंकि फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट को ऊपर दिखाते हैं, फॉर्मेट समझना पड़ेगा। डेटर्स कैश कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। जीपीएनपी नहीं चलेगा, पूरा पूरा लिखना है आपको। कैपिटल है 70, एनपी आपने निकाला 10, ये हो जाएगा 80। क्रेडिटर्स 10, टोटल 90।
नहीं छोड़ो, मैं तो इसलिए छोड़ा कोई और एसेट हो सकता है तो बीच में डाल सके था, दिक्कत ना हो। एक आध लाइन में गैप इसलिए छोड़ दो कि मान लो क्वेश्चन हम कर रहे हो कोई एसेट फिक्स एसेट कोई और है, कैश हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए, वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। करंट एसेट्स नीचे होनी चाहिए, उनमें आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, फिक्स एसेट्स ऊपर होनी चाहिए। कंपल्सरी है। हाँ फॉर्मेट कंपल्सरी है। हो गया, आगे चलें, सबका हो गया ठीक है। तब देखो फॉर्मेट में अभी मैंने डाला नहीं है भी नहीं क्वेश्चन में, ये सेट फॉर्मेट इन को फॉलो करना है, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं करनी है। ओपनिंग स्टॉक आएगा तो कहां पे आएगा, देखो मैंने जगह नहीं छोड़ रखी, यहां पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक को नीचे नहीं लिखते, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अभी एज ए फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मतलब अभी क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने छोड़ दिया था। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, मतलब क्वेश्चन में तो हो गया हमारा क्वेश्चन, फॉर्मेट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक यहां पर आएगा, क्लोजिंग उसको ऊपर नीचे, यहां ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसको भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हर चीज का एक फॉर्मेट है। हां इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं, यहां ऊपर नीचे हो जाएगा। बट ये सेट फॉर्मेट है, पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज और फिर बाकी और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आएगा। और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं थोड़ी देर पहले बताया मैंने, परचेज के अलावा, परचेज खुद भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो आपने मुंबई से खरीदा तो 40,000 रुपए का परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा जो लाने का खर्चा था, कैरियज, फ्रेट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, क्लियरिंग, वो सब वो यहां पर आएंगे। लास्ट में जीपी आएगा, ठीक है। स्टॉक इसके ऊपर नहीं, स्टॉक नीचे आएगा, राइट। इनडायरेक्ट इनकम यहां पर आएगी। डायरेक्ट इनकम तो सेल ही होती है, ऊपर आ गई। और कोई इनडायरेक्ट इनकम है वो जीपी के बाद दिखानी है आपको। इनडायरेक्ट इनकम जो भी होती है, रेवेन्यूज कह लो, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज बोलो, कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट को बोलते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू, यहां पर आ जाएगा। कौन कौन से होते हैं एग्जांपल बताया था मैंने, इनडायरेक्ट रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये ऊपर नीचे कर सकते हो, नेट प्रॉफिट लास्ट में आएगा। बच्चों को मैंने देखा टेस्ट में क्या करते हैं, सारा बना देते हैं, लास्ट में पता लगता है प्रॉफिट की जगह नहीं बची तो उसको एरो डाल के यहां पे प्रॉफिट डाल देते हैं, एरो करके नेट प्रॉफिट, बताओ नीचे खर्चे आ रहे हैं और प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना आपने, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक सारा क्वेश्चन डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक डालना भूल गए, एरो डाल के ऐसे कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक यहां लिख देते हैं और एरो कर देते हैं कि यहां पे आएगा, वो कोई लॉजिक नहीं है ना। जो तरीका है उसका वही फॉर्मेट फॉलो करना है। आप बैलेंस शीट पे आओ, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ड्राइंग्स हुआ तो माइनस हो जाएगा, हाँ ये भी आपको समझना है। प्रॉफिट प्लस होता है और क्या माइनस होता है, ड्राइंग्स। अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मेट सिखा रहा हूं। फिर उसके बाद इसके बाद एक आता है पहले कैपिटल, जिसमें ये दो तीन चीजें हम करते हैं अंदर वाले कॉलम में, बाहर नहीं, अंदर वाले कॉलम में, ये प्लस ये माइनस। उसके बाद क्या दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लाइक बैंक लोन एक्सेट्रा, बैंक लोन वगैरह इस टाइप की कोई लायबिलिटी है तो यहां पे आ जाएगी एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बेसिकली यहां पे आती है, मैंने एक्सेट्रा लगा दिया। डायरेक्टर लोन है, बैंक लोन है, और भी कोई लोन किसी फ्रेंड से ले रखा है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ठीक है ना। वाइफ लोन है, वाइफ से भी लेते हैं, पार्टनरशिप में कई जगह मिल जाता है वाइफ लोन फ्रॉम वाइफ। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस फ्रॉम सप्लायर, काफी सारी करंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए करंट लायबिलिटी, है ना। तो ये फॉर्मेट हो गया, पहले कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और उसके नीचे क्या होगा, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। तो मैं थोड़ी जगह छोड़ के बनाता हूं इसलिए हमेशा, देखो मैंने यहां भी जगह छोड़ रखी है। थोड़ा थोड़ा जगह जो जिसके नीचे आता है थोड़ी जगह छोड़ दो, ताकि कुछ और वहां डाल सको। मान लो आपको कुछ बैंक लोन के अलावा कुछ और मिल गया, वाइफ लोन मिल गया, तो यहां डाल सको। क्रेडिटर्स के बाद आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी मिल गई, उसके नीचे डाल सको। एक जगह छोड़ के टोटल करो, मतलब एक लाइन का स्पेस को हमेशा छोड़ के रखा करो। ऐसे यहाँ पे फर्नीचर के बाद मैंने जगह छोड़ी, हो सकता है क्वेश्चन में मशीन होती, बिल्डिंग होती, ठीक है ना। कम नहीं पड़नी चाहिए, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं पढ़ना चाहिए। कम पढ़ते तो बच्चे क्या करते हैं, बीच में जबरदस्ती घुसाते हैं। बिल्डिंग एक ही लाइन में दो दो चीज आ रही है, एक लाइन में दो दो जा रही है, प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है उसमें, वो काम नहीं होना चाहिए। फालतू हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, खाली बैलेंस शीट टैली करने की बात नहीं होती है, फॉर्मेट वगैरह प्रेजेंटेशन की बात होती है। डेटर्स कैश, तो पहले फिक्स एसेट्स आते हैं, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स होती है हमारी, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, हाँ किसी कंपनी के शेयर्स, किसी कंपनी के डिबेंचर्स, बैंक में एफडी है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है, अगर वो बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो ऑफिस में तो वो फिक्स एसेट है। फर्क समझो दोनों में। आपने कहीं लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा जस्ट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जमीन खरीद रखी है तो इन्वेस्टमेंट में आएगा। बट अगर बिल्डिंग खरीद रखी है, उसमें फैक्ट्री है, उसमें ऑफिस है, तो वो फिक्स एसेट्स है बिल्डिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स के बाद एक लाइन की जगह छोड़ने के बाद आपको लिखना चाहिए डेटर्स एंड कैश। इन्वेस्टमेंट्स भी दो तीन तरह से अलग अलग नाम से, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी अलग है, तो उसको भी आप दो तीन इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो फिक्स एसेट्स के बाद एक दो लाइन की जगह छोड़ो, इन्वेस्टमेंट्स के बाद एक दो लाइन की जगह छोड़ो, करंट एसेट्स भी लिखो तो भी एक दो लाइन की जगह छोड़ो कि क्वेश्चन में और भी करंट एसेट कोई आ सकता है। तो एक फॉर्मेट है, यहाँ पे तीन फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, यहाँ पे तीन कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसी फॉर्मेट में बनानी है। हाँ इसी फॉर्मेट में बनानी है। तो आपने वो करना हाश रेट फिक्स टाइप से किया, परमानेंट बेसिस पे किया आपने। हाँ जी, तो लिक्विडिटी बेसिस पे बना दोनों ठीक है, पर उसमें भी फॉर्मेट तो है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये करंट एसेट्स ऊपर, फर्नीचर नीचे, या ये ऊपर कैपिटल नीचे। बट बेटर क्या रहता है, बेटर यही रहता है, बेटर ये रहता है फिक्स एसेट्स ऊपर और ये सब नीचे, ठीक है ना। वो दोनों फॉर्मेट से ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, इसी फॉर्मेट में दे रखी होती है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप बदल कैसे सकते हो उसको, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लिया आपने, काफी है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, टाइप 2, क्वेश्चन 2 नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप 2 इस पे। टाइप 1 और 2 में क्या फर्क है, सिर्फ जरा सा, बाकी पूरा क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, एक कर तो ले अभी एक बार देखो, बाकी पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ स्टॉक दे रखा है और एडजस्टमेंट है। 11th में मैम बोलती थी एडजस्टमेंट दो जगह पे आती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें हैं वो एक जगह पे आती हैं, जो एक जगह हमने सीख लिया ये ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट्स में बैलेंस शीट में, और ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो दो जगह पे आएगा। ये पक्का नहीं कहां पे, दो जगह वो कौन सी हो सकती है, आइदर ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, आइदर प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। कई बार ऐसी भी एडजस्टमेंट होती है दोनों बैलेंस शीट में ही आ रही है, लाइक ड्राइंग्स इन कैश, ड्राइंग्स इन कैश की एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू कैश, दोनों बैलेंस शीट में आएगा। तो ऐसी भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती है जो दोनों बैलेंस शीट में आ रही है, दोनों प्रॉफिट लॉस में आ रही है, दोनों ट्रेडिंग में आ रही है, बिल्कुल पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल। तो बट हाँ दो जगह पे आएगा ये पक्का है, एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री होती है दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कहां कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में कितना आएगा 20,000 में है तो 20, और दूसरा कहां पे आएगा बैलेंस। देखो इसी पे जैसे मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी है ताकि बीच में ना घुसाना पड़े, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आप बोलोगे राइटिंग फैंसी हो गई, दिखाई दे रहा है सही, ठीक है 20। अब इसको 20 डालने से आपका जीपी कितना हो जाएगा 60, टोटल 140। टोटल भी करना है, कई बच्चे आंसर निकाल देते हैं टोटल करते हैं, टोटल ही नहीं करते, मन में ही आप निकाल देते हैं। टोटल के भी मार्क्स होते हैं 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे जाएगा 30, ये हो जाएगा 100, 110, और यहाँ पर डाल दिया 20 का 110, मैच हो गया। अगेन वही कंसेप्ट, बिना कोई एडजस्टमेंट्स के बैलेंस शीट टैली होती है 100%, मैथमेटिकल रीजन मैंने आपको बता दिया, और एडजस्टमेंट्स के बाद भी 100% टैली होगी क्योंकि एडजस्टमेंट्स की हम डबल एंट्री कर रहे हैं, डबल ड्यूअल इफेक्ट होता है एडजस्टमेंट्स का, इसलिए उसके बाद एडजस्टमेंट्स का भी हमेशा टैली होगा, डबल सिंगल एंट्री नहीं कर रहे, डबल एंट्री कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स। इस साइड से देखो स्टॉक हमने एक तो यहाँ डाला 20, एक यहाँ डाला जो घुमा फिरा के प्रॉफिट को बढ़ा दिया हमारे, है ना, दोनों साइड इक्वल इफेक्ट पड़ गया स्टॉक का एडजस्टमेंट का।
हमेशा इक्वल इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर ए नोट करने की जरूरत नहीं है, या बल्कि ये काम करो जो क्वेश्चन करा। चलो रेंट हो, सेकंड क्वेश्चन पे आओ सीधा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट होगी। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। परचेज एंड सेल कहां पर आएगा? ट्रेडिंग, सैलरी, प्रॉफिट लॉस, रेंट। रेंट यहाँ पे दो दे रखे हैं, एक डेबिट साइड में रेंट है और एक क्रेडिट साइड में रेंट है। क्या फर्क है? सर एक डेबिट जो डेबिट साइड वाला है वो खर्चा है और जो क्रेडिट साइड वाला है वो इनकम है। ये चीज समझो, डेबिट साइड में या तो एसेट होते हैं या एक्सपेंस होते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में या तो खर्चे होते हैं या फिर एसेट्स होते हैं। बैलेंस शीट में ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में या तो खर्चे होंगे या एसेट्स होंगे, क्रेडिट साइड में या तो इनकम्स होंगी, रेवेन्यूज होगा, या कैपिटल लायबिलिटीज होगा। ठीक है, तो रेंट दो दे रखे हैं, डेबिट वाला खर्चों वाला है, क्रेडिट वाला इनकम वाला है। आगे चलो, कैश एंड कैपिटल। हाँ बोलो, क्या डाउट है? इनका बैलेंस निकाल के फिर एक नहीं वो नहीं, नेट नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। रेंट पेड अलग है, रेंट रिसीव्ड अलग है। इस साइड एक्सपेंस और इस साइड इनकम। हाँ, एक साइड एक्सपेंस, एक साइड इनकम। कैश एंड कैपिटल, बैलेंस शीट, डेटर्स हो गया, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे यहाँ पे ऊपर ऊपर, जो हमने खाली छोड़ रखा है हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर हो गया, वेजेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। परचेज एंड सेल्स रिटर्न कहाँ पे आएगा? परचेज कहाँ पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग में। परचेज में से लेस करना है और अंदर वाले कॉलम में, इनर कॉलम में, जैसे मैंने यहाँ करा है, ये करा है ना, प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस, तो एक अंदर वाले कॉलम माइनस करके नेट फिगर बाहर लेके जानी है। परचेज लेस परचेज रिटर्न। ठीक है ना, मैं करके भी दिखा देता हूं। परचेज लेस, तो फॉर्मेट जो आप बड़ा सारा फॉर्मेट रटते थे, रटना नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे अपने आप ही। परचेज लेस परचेज रिटर्न, और अंदर वाले कॉलम में आपको करना है, यहीं पर ही करना है, अंदर वाले कॉलम में नेट फिगर बाहर लेके जानी है। ठीक है, ऐसे ही सेल, यहां से माइनस करना है, सेल लेस सेल्स रिटर्न, अंदर वाले कॉलम में आपको करना है और नेट फिगर बाहर लेके जानी है। ठीक है, कैरिज इनवर्ड्स कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में। और फ्रेट आउटवर्ड्स प्रॉफिट में, आउटवर्ड मतलब सेल करते हुए हो, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल करते हुए किराया लगा, भाड़ा लगा, फ्री होम डिलीवरी वाली बात हो रही है, तो प्रॉफिट में आएगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रेडिंग खरीदते हुए, ट्रांजिट मतलब रास्ते का, तो ये खरीदते हुए, रास्ते में परचेज करते हुए, रास्ते का कोई भी खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस है, बताया था आपको। और ड्राइंग्स बैलेंस शीट माइनस हो जाएगी। एंड इन्वेस्टमेंट एंड बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, बैंक लोन यहाँ पे, सब चीज आपके सामने है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मेट भी आपका पूरा हो जाएगा। टाइप नंबर 2 पे आइए, क्या फर्क है? नया पॉइंट देखो, परचेज सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा है, वही रेंट की तरह हो गया। इंटरेस्ट जो है एक पेड होगा और एक रिसीव होगा, रेंट की तरह हो गया। कैश, कैपिटल, डेटर, फर्नीचर, वेजेस है ये। रिटर्न्स, अच्छा इसने रिटर्न्स में नाम बदल दिया है, वही परचेज एंड सेल्स रिटर्न। अच्छा वापस पहले टाइप 1 पे जाओ, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कौन सी है और सेल्स रिटर्न कौन सी है? यहाँ बच्चे करके ये 10 वाली परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। 10 वाली सेल्स रिटर्न है। डेबिट वाले हमेशा क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न है। और 15 वाली परचेज रिटर्न है। अब उधर आओ, इसी का नाम बदल दिया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। आउटवर्ड क्या होता है? आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, तो परचेज रिटर्न। इनवर्ड मतलब आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न आ रही है। समझ में आया? रिटर्न इनवर्ड्स। तो इसमें से कौन सी परचेज रिटर्न है, कौन सी सेल रिटर्न? इनवर्ड कौन सी है, आउटवर्ड कौन सी है? इनवर्ड, हाँ इनवर्ड 10 है और आउटवर्ड 15 है, बिल्कुल ठीक है। कैरीज आउटवर्ड्स कहां पे आएगा? प्रॉफिट्स में आएगा। फ्रेट, अच्छा खाली फ्रेट बोल दिया, साइलेंट हो गया, तो इनवर्ड मानोगे आउटवर्ड मानोगे? फ्रेट खाली बोल दिया, इनवर्ड मानेंगे आउटवर्ड? इनवर्ड मानेंगे। फ्रेट को हमेशा हम इनवर्ड मानते हैं, साइलेंट है तो। इंश्योरेंस में ब्रैकेट में बता दिया एनुअल इंश्योरेंस है, मतलब जो हर साल कराते हैं, ट्रांजिट वाला नहीं है। ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस तो एक ही बार लगता है परचेज करते हुए, एक या बहुत कम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। एक होता है रेकरिंग एक्सपेंस जो बार बार होता है, हर साल होता है, हर महीने होता है। एक नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। तो जो एनुअल इंश्योरेंस है हर साल कराते हैं, वो ऑफिस की बात ही कर रहे हैं, गोडाउन का होगा, ऑफिस का होगा, तो प्रॉफिट्स में आएगा।
अगर बोलते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट तो रास्ते का है। अगर साइलेंट ही हो जाते तो क्या मानोगे? साइलेंट ही होते तो क्या मानोगे? ट्रांजिट वाला, रास्ते वाला या गोडाउन वाला? गोडाउन वाला। तो ये तीन चीजें होती है जो हमेशा कंफ्यूज करती हैं, कैरियज, फ्रेट और इंश्योरेंस। इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड और ये भी इनवर्ड आउटवर्ड। क्वेश्चन साइलेंट है, कैरियज फ्रेट का हमेशा इनवर्ड मानते हैं और इंश्योरेंस को हमेशा आउटवर्ड मानते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब इंश्योरेंस ट्रांजिट, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, ट्रांजिट रास्ते का और या एनुअल इंश्योरेंस गोडाउन का। तो क्वेश्चन साइलेंट है, इंश्योरेंस को मानेंगे गोडाउन का है, ऑफिस का है, ठीक है। बट कैरियज फ्रेट के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे? रास्ते जो है रास्ते का है, इनवर्ड है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड बैंक लोन है। तो अभी आपके पास क्लास वर्क है और कितने मिनट्स हैं आपके पास? 15 मिनट दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन कर दो फटाफट से। सेकंड के दोनों, टाइप 1 भी करना है, टाइप 2 भी करना है, फटाफट से कर दीजिए। सेकंड का टाइप 1 भी करना है, 2 भी करना है। फिर उठा ली बोतल गौरव। सर आप एक कैंप पर ही रख रहे हो। तो बोतल है तो सही, कैंपर क्या करेगा? खाली हो गई। कैंपर ना 2-4 दिन के बाद उसमें धोना पड़ता है और फिर नहीं तो स्मेल आने लग जाती है, इसलिए वो आंटी आती है उनसे कहने ना। वैसे अपने काम कर लेती है, वही बोलते हैं। तो धोएगी उसके हाथ वैसे खराब होते हैं। पंद्रह मिनट 2:10 पे मैं आपको चेक करूंगा ये दोनों क्वेश्चन डन होंगे। 3 मिनट से आपके पास रफली कर लो, मतलब इतना फेयर मैंने किया। आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक को ओएस, परचेज को पीयूआर, मतलब शॉर्ट फॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी, कोई दिक्कत नहीं है। रफली कर लो, आंसर निकालो बस इसका।
तीन लोग हैं, दो बार जाते हैं लोग। गोली लगा दो किसी भी नहीं पैरासीटामोल डाल रखे हो। कर लो यार ये है हमारा इंडियन है। गौरव मार सकेगा इनके मिशन है। पूरा विचार क्यों गौरव? ना पड़ोसी को ना तो गंदे को एक चीज देखिए मेरे से एमकी बताते
कृपया मन अपना क्या कृपया अपने पहला पार्ट हो तुम तो अपना परमानेंट से बात कर अरे सब सेम आज मत निकालो उसका चीटिंग करके तू ही अलग निकाल दे इतना शाना तू ही है काट ये तेरे एक मैं तेरे साइड बोलूं जब भी तेरे प्रॉब्लम की ना बोलूं जब भी मैं जब तक स्टार्टिंग झूठ मत बोल काले साइड में बोल रही मैं लड़ो मत ये 20 रुपए के लाते मुझे क्या पता
अरे ये इंटरेस्ट की कौन भाई इंटरेस्ट की कौन सुनाई का हो गया मैं सही कर रहा हूँ मैं सही बता रही हूँ भाई मैं भी साइड का हो गया साइड आउट है सबका मैं तो ये आगे ऊपर लाइट वाला पढ़ाई में जाना भी काम से तो आया 10 साल कैसा है मेरे भाई सबका देखना है मेरे को क्या करना है क्या का बोलो पढ़ाई में जाना भाई रुक जा कभी वही तो मैं कह रहा हूँ उसको तो करवा ट्यूशन करना दे चुपचाप बैठ जा ना मैंने चाहिए। साइड को कुछ ना लिखे सिर्फ पीओपी और लिखे देखे हो गया मेरा और कुछ भी नहीं है ये क्या हो गया वो तो 6 घंटों सुना है स्कूल में गया कुछ ना गया ठीक है कुछ ना गया पूछ ले वो कुछ रिएक्शन कर दे रोती है साइड अरे देख यार मैं ये मैं कह रहा हूँ मेरी पर्सनल रोज ये तो आप सही जब भी मेरा नंबर आया तू बेंच पर जो पहले बोलता है हमेशा इन सवाल देखिए दीवार कैसे दीवार कैसे अरे रुक जा ना अरे तुम मेरे नहीं पूछ रही ब्लैक तो ब्लैक के बड़ा पूछ लेना गरम ना हो आज तो आज ये कमांडर मन का हर को नीचे और करना तो लोगों को आर्मी वाले सारा चीज की बात कर रहा हूँ तू पहन के तो ऐसा ही आएगा 15 अगस्त की परेड दिखाओ नई परेड बना रहे हैं तेरा क्वेश्चन होगा कितना है वही वो आपको भी बोल दो ना ये हां तो वो कई और मेरे लागी है और इंटरेस्ट और यार इतने मार रहे हैं तू क्या कहता अंशी बाहर इसे याद आएगा सिर्फ हाथ क्वेश्चन जुबान बोलो आज भी बोल जाएगा इधर बात याद नहीं सीरियस अरे मौसम भी कर रहा ओ वही ठीक जवाब बस क्यों कोई मेरे को इंटरेस्ट की तरफ सुनिल पर तेरा गलत आरोप मैं नहीं करूं ले ये चेक कर ले इंश्योरेंस की जगह लिख दो इंश्योरेंस पूछ लो याद रखा चाहिए तो उसी को हम 10 में क्या हां 15 एनपी 15 है कैसे तेरा कितना बस सुन ले 15 10 6 4 ये 6 4 लेगा
जो डेबिट है ना वो हमारा एक्सपेंस है। हो गया हाँ फर्नीचर कैश इन्वेस्टमेंट फीस डॉक्टर को ना वो हमेशा ट्यूशन है ना वो वीडियो देख के समझ जाओ अब ये बताओ आंसर सबके आगे? Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर बिल्कुल नो सर कुछ भी डाउट नहीं है? नो सर चलो बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन। हाँ मुझे पता है ये थर्ड क्वेश्चन समझाना है मुझे बस। देखो एक बार रोहित बातें नहीं समझाना है, देखो ध्यान से होमवर्क देना है आपको, ये तो ढंग से समझ लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परचेज सेल सैलरी, अच्छा परचेज एंड सेल है ठीक है। सैलरी एंड वेजेस दे रखा है एक साथ तो कहाँ पे आएगा? अलग अलग पत्र अगर सैलरी बोले तो सैलरी अलग से दे रखा है तो प्रॉफिट लॉस, वेजेस अलग से दे रखा है तो ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस इकट्ठा दे रखा है तो पेनल, वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो ट्रेडिंग। जो पहले नाम होता है उसी को देखना होता है। पहले नाम सैलरी है दैट मींस उसमें सैलरी ज्यादा होगी प्रॉफिट में, पता है आपको। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट में आएगा। एक इनकम है, एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आएगा? अभी मैंने आपको कुछ नोट लिखवाया था वो पढ़ो, नोट पढ़ो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे एक नोट लिखवाया था, पढ़ो एक बार उसको। क्या लिखवाया था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लास्ट लाइन कुछ थी, ट्रेडिंग एक्सपेंस। तो ये जो ट्रेड और ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ट्रेड एक्सपेंस लगता है ट्रेडिंग में डाल दो। ट्रेड एक्सपेंस का हिंदी मतलब होता है बिजनेस के खर्चे, ट्रेड के खर्चे बिजनेस के, और बिजनेस के खर्चे यही होते हैं सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन। कहां पर आएगा? प्रॉफिट लॉस में आएगा। ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस हाँ ये ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट है ट्रेडिंग में आएगा। स्टोरेज एक्सपेंस बिल्कुल सही बोला, गोडाउन। स्टोरेज एक्सपेंस कहाँ होता है? गोडाउन में। कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट लॉस में, पीएल में आएगा। लोडिंग अनलोडिंग ट्रेडिंग। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस। बैंक एंड कैपिटल डेटर्स क्रेडिटर्स फर्नीचर। अच्छा लोन दो, यहाँ लोन भी दो दे रखे हैं, समझो। एक लोन जो डेबिट साइड में है वो कहां पे आएगा? यहाँ पे लोन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपका एसेट है, और लोन अगर लिया है तो लायबिलिटी। समझ आ रहा है? तो जो डेबिट वाला है वो एसेट है आपका, इन्वेस्टमेंट के साथ में आएगा। अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें, बढ़िया वाले। और क्रेडिट वाला जो लायबिलिटी में, वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है। टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 1 टाइप 2 कंपेयर करो, क्या फर्क है? यहाँ पे एक है मिसलेनियस। अच्छा वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे। अभी छोटे मोटे खर्चे क्या होते हैं? पेटी एक्सपेंसेस लाइक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। अगर आपने कोई समोसा लिया तो समोसा डेबिट टू कैश नहीं होता, पेप्सी पिए तो पेप्सी डेबिट टू कैश नहीं होता, उसका हम एक कंबाइन बना देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश।
जो भी चाय पानी का खर्चा होता है हम एक कमाई लगाते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश या पेटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, कोई भी कर सकते हैं। तो ये मिसलेनियस खर्चे प्रॉफिट लॉस में, और मिसलेनियस रिसिप्ट छोटी मोटी कोई इनकम, लाइक कबाड़ी को बेच दिए न्यूज़पेपर 500 रुपए की ओल्ड न्यूज़पेपर कबाड़ी को बेचो, मिसलेनियस रिसिप्ट कोई छोटी मोटी इनकम आ रही है प्रॉफिट लॉस में आ रही है, अदर इनकम। पावर एंड फ्यूल, कोयला कोल पावर फ्यूल ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री में होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और पावर में फर्क है। इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको मानना है ऑफिस की है, जब तक क्लियर वर्ड ना हो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हम ऑफिस की मानेंगे, बट पावर लिखा हुआ है पावर तो फैक्ट्री में होती है, ठीक है, तो वो आपका ट्रेडिंग में आएगा। फ्यूल कोयला सब ट्रेडिंग में आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद आया, नोट लिखवाया था भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस के खर्चे, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ध्यान रखना है आपको। प्रॉफिट में आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में। क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग में। क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग में। रस्ते का खर्चा है भूल गए, पोर्ट चार्जेस क्लेम। बैड डेट्स बैंक एंड कैपिटल बैलेंस शीट डेटर्स पोटेंशियल ओपनिंग ये सब हो जाएगा। चलो अब आप ये होमवर्क लिखो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले 4th बार में कराऊंगा, पहले ये होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है? ओके चलो चलते हैं। और अभी नए बच्चों को ब्रेक है, पुराने बच्चों से मुझे एक और फॉर्म भरवाना है आप सबसे, एक नया फॉर्म है आप सबके लिए। नए बच्चे ब्रेक ले सकते हैं, पुराने बच्चों का मुझे 5 मिनट का है। हाँ फीडबैक, ठीक है। सभी नया